रोशनी मेरी बहुत दूर तक जाएगी, रोशनी मेरी बहुत दूर तक जाएगी, शर्त ये है कि मुझे सलीके से जलाया जाए। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दूरदर्शन देख रहे सभी दर्शकों का मैं मीनाक्षी शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। लेकर हाजिर हूँ आपके समक्ष आपका पसंदीदा कार्यक्रम रचना। जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य में भारतीय संस्कृति के मूल आधार, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर सीमा जैन जी। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों को उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि सीमा जैन जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, बहुत ही नामवर लेखिका हैं, अनुवाद और आलोचना पर भी इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली काव्य गोष्ठियों में ये निरंतर ही भागीदार रही हैं। तो आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर सीमा जैन जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए जी धन्यवाद। मैम, जैसा कि हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य में भारतीय संस्कृति के मूल आधार, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि भारतीय संस्कृति के मूल आधारों से क्या तात्पर्य है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है मीनाक्षी जी। जी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है जी, और पुरातन काल से ही हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध रही है। और इसके मूल आधार अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में सबसे पहले तो बड़ों का आदर करना, जी बिल्कुल, रिश्तों की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना, उसके अलावा नारी का सम्मान, जी अपने वचन का पालन करना, बिल्कुल, चाहे जो हो जाए अपने वचन पर अडिग रहना। जी। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है हमारी संस्कृति में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसके साथ साथ कुछ मानवीय मूल्यों की भी स्थापना हमारी संस्कृति में रही है, जैसे कि मानव मात्र के प्रति प्रेम, परोपकार और अध्यात्म हमारी संस्कृति का एक बहुत गहरा अंग रहा है। आध्यात्मिक प्रेम और अलौकिक प्रेम जी, और देश प्रेम। तो ये कुछ मूल आधार हैं हमारी संस्कृति के। कर्म का सिद्धांत जी, जो हमारी संस्कृति में हमेशा उसका अभिन्न अंग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, भारतीय संस्कृति को लेकर ही आगे ये सवाल उठता है कि हिंदी साहित्य में ये कहाँ पर दृष्टिगोचर होते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक संस्कृति और साहित्य का संबंध है जी, तो जो साहित्य है वो एक संस्कृति और समाज का दर्पण होता है। जी बिल्कुल। और जो भी हमारी सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारे सांस्कृतिक विचारधारा है जी, उसकी झलक है वो बहुत गहरे तौर पर हमें साहित्य में देखने को मिलती है। तो इसी तरह से हिंदी साहित्य पर भी भारतीय संस्कृति की अमिट छाप है जी। अगर हम शुरुआत करें तो हमारे जो पुराने महाकाव्य हैं जी, जैसे कि रामायण, महाभारत, वो हमारी संस्कृति का दर्पण है। और जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि हमारे संस्कृति के मूल आधार हैं, जैसे कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हम सब जानते हैं भली भांति कि किस तरह से रामायण में जो महाराज दशरथ थे उन्होंने कैकेयी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया, चाहे उसके लिए कोई भी किसी भी हद तक जाना पड़ा और कोई भी मूल्य चुकाना पड़ा। इसी तरह से जो भगवान राम हैं उन्होंने अपने पिता को जो वचन दिया है वो उसका पालन उन्होंने बखूबी किया। जी बिल्कुल। और रिश्तों की मान मर्यादा और रिश्तों की गरिमा की अगर बात करें तो रामायण से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। चाहे वो अपने पिता के प्रति भक्ति या प्रेम है जी, जिसका कि भगवान राम एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा बाकी भी पूरी रामायण को अगर आप उठाकर देखें तो रिश्तों की मर्यादा जो है वो हमारी संस्कृति की जो एक मूल आधार है वो बहुत गहरे तौर पर नजर आती है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप कहें कि जो महाभारत है, रिश्तों का जो पतन है थोड़ा थोड़ा महाभारत के युग से शुरू हो जाता है, लेकिन उसके जो गंभीर परिणाम हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं द्रौपदी के चीरहरण की या यहाँ तक कि रामायण में जो सीता का अपहरण है, तो मैंने बात की नारी के प्रति सम्मान की, लेकिन ये भी देखा गया है कि जहाँ जहाँ पर भी हमारे महाकाव्यों में
हमारी संस्कृति में नारी का अपमान किया गया है, जी बिल्कुल, चाहे वो अपहरण किया गया हो या चीरहरण हो, तो उसका दंड भी भोगना पड़ा है, चाहे वो रावण है या चाहे वो दुर्योधन या कौरव हैं, उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ा है और अपने विनाश के रूप में उसका परिणाम देखने को मिला है। तो इन सब चीज़ों से नारी का जो सम्मान है और उसकी गरिमा है वो हमारे महाकाव्य और हमारी संस्कृति जो है उसको बखूबी प्रतिपादित करती है। जैसे कि कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे वेद, हमारे उपनिषद सभी जो हैं इन मूल्यों को लेकर चलते हैं और साहित्य में भी उसकी गहरी छाप नजर आती है। जी बिल्कुल मैम, यहाँ पर एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है और हमारे दर्शक भी यही प्रश्न करना चाहेंगे आपसे कि समय समय पर हमारी जो संस्कृति है उसमें बदलाव आता गया, जो पुरातन काल को देख लें और आधुनिक काल को देख लें, तो ये बदलाव कहीं ना कहीं हमारे साहित्य को भी प्रभावित करता रहा है। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि जो साहित्य है वो संस्कृति का आईना होता है, दर्पण होता है, और जैसे जैसे हमारे समय के बदलाव के साथ साथ हमारे समाज में राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भी बहुत सी तब्दीलियां, बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं, तो साहित्य जो है वो उन्हीं का चित्रण करता है। जैसे कि प्राचीन काल के बाद, प्राचीन काल में नारी का सम्मान किया जाता था, बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र हमें मिलता है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, और ये विदुषी महिलाएं जो हैं पुरुषों से शास्त्रार्थ किया करती थी और शिक्षा का अधिकार जो है वो नारी के पास था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आगे बढ़ा, तो हमारे ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ भारत में, और उसके अलावा जो है जो मुगल काल आया तो उसमें नारी की स्थिति में बहुत पतन, गिरावट देखने को मिली। बहुत सी कुरीतियां हमारे समाज में आई, जैसे कि पर्दा प्रथा या सती प्रथा, और नारियों को घर की चार दीवारी के अंदर बंद किया जाने लगा, शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रखा जाने लगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये साहित्य ने बखूबी दर्शाई हैं। और अगर हम बात करें साहित्य के कुछ उदाहरणों की, तो जैसे कि प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद, उनके साहित्य में हमें गरीबों का शोषण, सामंती व्यवस्था, नारी का शोषण, ये सभी विषय जो हैं उन्होंने उनको उठाया है अपने साहित्य के माध्यम से। इसी तरह से और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं हिंदी में जिन्होंने इन विषयों को बखूबी उठाया है। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो रचना है जूठन, वो दलितों पर अत्याचार की एक मार्मिक और हृदय स्पर्शी उसका वर्णन करती है। फिर निर्मला जो है प्रेमचंद जी का उपन्यास, उसमें बेमेल विवाह और दहेज प्रथा, इनके ऊपर गहरा आघात किया गया है, उसके जो कुपरिणाम है उनको दर्शाया गया है। समय के साथ साथ बदलाव के साथ हमने देखा कि छायावाद का एक जो युग है हिंदी साहित्य में वो बहुत प्रभावशाली रहा है, और उसके मूल लेखक महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, ये सब जो है ये साहित्य में हमें दिखाई देता है कि जैसे जैसे व्यक्तिवाद जो है साहित्य में आया, समाज में आया, या जो प्रकृति के प्रति एक आकर्षण है, तो ये सब चीजें हमें छायावादी कवियों की रचनाओं में नजर आती हैं। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त जो हैं, उन्होंने उर्मिला का चित्रण किया, यानी कि जो हमारे महाकाव्य रामायण में उर्मिला का जो चरित्र है उसे थोड़ा सा उपेक्षा की गई है उसकी, क्योंकि उर्मिला का जो त्याग है उसको पाठकों के सामने रखा मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना उर्मिला में। तो ऐसे साहित्य में बहुत से उदाहरण हैं जो समाज में और संस्कृति में होने वाले बदलाव और तब्दीलियों का चित्रण करते हैं। जी बिल्कुल मैम, जहाँ तक साहित्य की बात चली है तो कलम के बिना साहित्य की जो है कल्पना नहीं की जा सकती। तो कलम जो है वो अपने आप में बहुत ताकत रखती है। तो हमारे जो प्राचीन काल के लेखक हुए हैं, आधुनिक लेखक हुए हैं, जैसा कि आपने बताया ही है, तो उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से बहुत सारे आंदोलनों को चलाया। तो इस विषय पर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है मीनाक्षी जी, और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि एक कहावत है, पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो हमारे जो हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं उन्होंने भी अपनी कलम की ताकत से समाज में जो कुरीतियां हैं उनके प्रति आवाज़ उठाई है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। फिर चाहे हम बात करें धर्मवीर भारती जी की रचना गुनाहों का देवता का, गुनाहों के देवता जो है वो जातिगत भेदभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह से श्रीलाल शुक्ल जी हैं, उनका राग दरबारी
वो राजनीतिक मूल्यहीनता, इसका ये हमारे सामने जो है इस विषय पर अपने विचार रखता है। और इसी के साथ साथ मनु भंडारी का महाभोज, वो भी भोले भाले लोगों की मौत पर कैसे हमारे राजनेता जो हैं वो अपना वोटों की राजनीति करते हैं, तो इस विषय को उठाता है मनु भंडारी का महाभोज। धर्मवीर भारती जी का अंधा युग है, वो हमारे समाज में टूटते हुए मूल्यों का वर्णन करता है, उसको दिखाता है। और इसी तरह से जो हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में दरकते हुए रिश्ते हैं या रिश्तों का संकट है, उसका चित्रण हमें देखने को मिलता है मोहन राकेश के आधे अधूरे में। मन्नू भंडारी की जो रचना है, कालजयी रचना आपका बंटी। और अगर मैं बात करूं हरिवंश राय बच्चन जी की, तो जीवन का संघर्ष और उसके प्रति आशा का संदेश वो उनकी कविताओं से बखूबी मिलता है। जैसे कि उनकी एक रचना मुझे याद आ रही है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। तो उसमें जो है उन्होंने यही कहा है कि पीछे जो मुड़कर देखना है वो उससे इंसान कहीं नहीं पहुंच सकता। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, जैसे कहते हैं अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो इस तरह से बहुत से जो रचनाकार हैं उन्होंने साहित्य के माध्यम से संस्कृति में होने वाले बदलाव और जो कुरीतियां हैं उनके बारे में, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और इसके अलावा हमें जीवन मूल्यों का भी बहुत सुंदर संदेश दिया है। जीवन में संघर्षरत रहने का जो संदेश है वो हमें साहित्य से मिलता है। जी बिल्कुल, साहित्य की बात चली है तो कहीं ना कहीं जो साहित्य है वो एक पथ प्रदर्शक का भी काम करता है। हमारे पाठक वर्ग जो है साहित्य को पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं दिशा निर्देश अपने जीवन को देते हैं। तो साहित्य में जनमानस को प्रेरित करने की भी शक्ति है। तो हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं जो है सही दिशा देने में साहित्य का काफ़ी योगदान रहा है। तो इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि साहित्य में एक धारा हमेशा रही है जो जनमानस को जागृत करने वाली। और कई बार जैसा कि हम देखते हैं हमारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, उसमें बहुत सी कुसंगतियां होती हैं। बिल्कुल। तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का और जनमानस को जागृत करने का काम साहित्य बखूबी करता है। और बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं हिंदी में जिन्होंने जनमानस को व्यवस्थागत कुसंगतियों के खिलाफ जागृत किया और आवाज़ उठाई और एक नए समाज की संरचना का स्वप्न देखा और दिखाया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम साहिर लुधियानवी की बात कर सकते हैं। बहुत मशहूर गीतकार हैं, उनके गीत जो हैं वो जन जन की ज़ुबान पर हैं। और जो ये गीत है उनका प्यासा में, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो ये जनमानस को जो है जागृत करता है व्यवस्था की कुसंगतियों के खिलाफ। इसी तरह से मशहूर कवि दुष्यंत की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, जहां वो कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वाह वाह वाह। मेरे सीने में जले या तेरे सीने में जले, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो ये इतनी सशक्त पंक्तियां हैं जो जनमानस को जागृत करती हैं कि जो व्यवस्था में परिवर्तन की आग है वो हम सब के अंदर जलती रहनी चाहिए, तभी हम एक बेहतर समाज की संरचना का स्वप्न जो है उसको पूरा कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। इसी तरह से सुरजीत पात्र जो हैं उनकी पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, जहां वो कहते हैं, चुप रहा ता हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा ता हनेरा जरेगा किवें, कुछ कहा ता क्षमादान की कहनगे। वाह वाह वाह। गीत दी मौत अज रात जे हो गई, मेरा जीवना मेरे यार किंज सहनगे। वाह वाह वाह। मेरा जीवना मेरे यार किंज सहनगे। ऐसे ही जो फैज़ अहमद फैज़ हैं उनकी जो पंक्तियां हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके लिए जनमानस को जागृत करती हुई पंक्तियां हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं हिंदी साहित्य में, जो समय की कमी के कारण मैं सबको तो यहाँ पर उद्धृत नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे बहुत से साहित्यकार हैं जिन्होंने जनमानस की चेतना को जगाने का
और एक बेहतर समाज की रचना करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी। कहीं ना कहीं साहित्य और भारतीय जो संस्कृति है हमारी, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे को दर्शाते हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा ही लगता है। तो मैम, हमारे दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा और मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारा जो हिंदी साहित्य है, समय समय पर उसका अनुवाद भी होता रहा है, अब तक भी हो रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे पढ़ा जाता है। तो हमारे साहित्य के माध्यम से हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो देशों विदेशों में भी लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ती आ रही है। तो इस विषय पर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के समय में जो अनुवाद है उसे बहुत महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि हम सब शायद ये समझ गए हैं कि कोई भी जो साहित्य है या कोई भी जो समाज है वो अकेलेपन में नहीं जी सकता। जी बिल्कुल। और विश्व स्तर पर इतनी सारी भाषाएं हैं जी, तो ये बड़ा स्पष्ट है कि हम सभी भाषाओं की जानकारी तो नहीं रख सकते। और दुनिया में हमारी हिंदी साहित्य में बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिनके बारे में पूरे विश्व को पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही समृद्ध रचनाएं हैं, हमारी संस्कृति की संदेशवाहक हैं। तो जैसे कि बांग्ला साहित्य में टैगोर, शरद चंद्र जैसे लेखकों की मैं बात करूं तो उनका साहित्य जो है वो अनुवाद के जरिए न केवल हिंदी के पाठकों तक पहुंचा है, बल्कि विश्व स्तर पर भी पाठक वर्ग तक उसने अपनी पहुंच बनाई है और लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इसी तरह से अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की जो बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे मराठी के लेखक हैं विजय तेंदुलकर, और इसके अलावा जो हमारे पंजाबी लेखक हैं जैसे अमृता प्रीतम, दिलीप कौर टिवाना आदि, तो इन सब का जो साहित्य है वो हमें अनुवाद के जरिए ही, अनुवाद के माध्यम से ही हम दर्शकों तक पहुंचता है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि केवल हिंदी का साहित्य विश्व स्तर तक पहुंचता है ऐसी बात नहीं है। हमारा जो हिंदी साहित्य है वो भी समृद्ध होता है जब हम विश्व स्तर के जो साहित्य है उसको अनुवाद के जरिए हम हिंदी में भी पढ़ते हैं और हिंदी के पाठक वर्ग तक पहुंचता है। जैसे बहुत से लेखक हैं विश्व स्तर पर जो जाने माने लेखक हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं रशियन लेखकों की, दोस्तोयेव्स्की हैं, टॉल्स्टॉय हैं या मैक्सिम गोर्की हैं, और इसी तरह से जो फ्रेंच हैं मौपासा हैं, या जो इटालियन हैं दांते, और ग्रीक जो हैं होमर, ये सभी जो लेखक हैं ये विश्व स्तरीय लेखक हैं और इनके साहित्य को भी हम अनुवाद के माध्यम से हिंदी के पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। तो विश्व की संस्कृति जो है वो हम तक पहुंचती है और अलग अलग देशों की, और जो हमारी हिंदी, जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो हम साहित्य के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से विदेशों तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल। मैम, हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति दोनों के बारे में आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी गहरी जो है बातें बताई, तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये जो आज का विषय है हमारा। तो मैम, महिलाओं की अगर बात करें हम, तो आज की जो आधुनिक स्थिति है वो भी इतनी कोई अच्छी नहीं देखी जा रही, तो आज भी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई जा रही है हमारे साहित्य में, तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो आपने युवा वर्ग की और आज की पीढ़ी की बात की जी, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके जो मूल आधार हैं जी, वो इतने सशक्त हैं कि अगर ठीक तरीके से हमारी युवा पीढ़ी तक उनको पहुँचाया जाए तो उन्हें बहुत ही सकारात्मक जीवन जीने का संदेश मिलेगा। यहाँ पर मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है जो मैं अक्सर अपने बेटे को भी सुनाती हूँ, और वो बहुत ही मेरा प्रिय दोहा है जिसमें उन्होंने कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। वाह वाह वाह। तो ये बहुत ही एक अच्छा संदेश है हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए, क्योंकि आज की जो हमारी पीढ़ी है वो हर काम में शॉर्टकट चाहती है और उन्हें एकदम से सफलता चाहिए जी। लेकिन ये जो दोहा है ये हमें संदेश देता है कि सहज पके सो मीठा होए, कि हर काम जो है उसका समय होता है और हर काम में धीरज की जरूरत होती है और समय लगता है और हर चीज जो है वो अपने समय आने पर ही हमें मिलती है। बिल्कुल। तो इसी तरह से जैसे एक और दोहा कबीर जी का मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहूंगी, जहाँ उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने
जिन गोविंद दियो दिखाए। वाह वाह वाह। तो यहाँ पर भी जो एक शिक्षक वर्ग के प्रति जो सम्मान है, उनको भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, ऐसे संदेश की आज की युवा पीढ़ी को जरूरत है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आपने नारी की बात की जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो संस्कृति में हमारी कुरीतियाँ रही हैं जी, नारी के प्रति जो एक दृष्टिकोण है वो समय के साथ साथ जो है बदलता गया। जी, तो उसके लिए साहित्य ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नारी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने में। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर मैं सिनेमा की भी बात करूँ तो सिनेमा जो है एक बड़ा सशक्त माध्यम है जनमानस तक बहुत जल्दी अपनी बात पहुँचाने का। तो बहुत सी ऐसी आज के समय में बहुत सी ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने बहुत सशक्त नारियों का चित्रण किया है। और हमें एक संदेश दिया है कि जो नारी है उसके प्रति हमारा जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण है उसे बदलने का समय आ चुका है। जी मैम, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने अच्छे विचार हमारे पाठकों तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आशा करती हूं कि मैं जल्दी ही इसके लिए एक अलग से एक नया विषय के साथ इस कार्यक्रम को लेकर फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका जो है स्वागत और धन्यवाद, और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए दूरदर्शन जालंधर का बहुत बहुत धन्यवाद।